नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। मुंबई किसकी है इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शरद पवार की, जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं। आप सोच रहे हो कि मुंबई किसकी में सिर्फ शरद पवार की बात क्यों? तो शरद पवार ऐसी एक शख्सियत है कि बिना उनके पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की या मुंबई की राजनीति की चर्चा नहीं हो सकती। और ये चर्चा इसीलिए है क्योंकि जिस तरह से उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत की, वो बीजेपी के साथ शामिल हो गई, शरद पवार नहीं आए, लेकिन अब वही चाचा भतीजा हम देख रहे हैं कि पुणे में एक साथ आ गए हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ना है ये क्या संकेत देता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं प्रसाद काथे जी हैं, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और पूरे चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से रख पाते हैं। और साथ में अनुराग त्रिपाठी जो हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और शरद पवार के साथ कह सकते हैं कि इनकी अपनी जो रिपोर्टिंग को लेकर तो करीबी रही है और साथ ही समझते भी हैं उनकी बातों को। तो दोनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे। सर, जो समझौता हुआ है पुणे में, खास करके चाचा भतीजा एक साथ आए हैं, तो कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि वहाँ पर शरद पवार अगर वहाँ पर साथ में आ सकते हैं अजित पवार के साथ में, तो फिर ये जो समीकरण है बहुत आगे तक जाएगा। तो क्या शरद पवार कभी एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं? अगर इतना नाराज होकर जो बगावत करके भतीजा गया उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं एनडीए का रास्ता बन रहा है उनकी वापसी आने का? मुझे लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। अच्छा। शरद पवार अपनी पार्टी को लगभग डिसेमिनेट होने दे रहे हैं। उनकी मुंबई की अध्यक्षा चली गई बीजेपी में, है ना। उनके पुणे के अध्यक्ष भाई साहब वो कांग्रेस में चले गए। ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं जो अजित पवार को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है। अजित पवार बड़े कठोर किस्म के नेता हैं, उनके साथ काम करना कई लोगों को मुश्किल पड़ता है उस तरह से। तो वो जो लोग जो इस खेप में शरद पवार के साथ आ गए थे और अब अजित पवार को अखर सकते हैं, वैसे लोगों को अपना रास्ता ढूंढना पड़ा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बात बार बार हो रही है ना कि एनसीपी, आप देखिए महाराष्ट्र के किसी भी पार्टनर को मोदी जी ने अपनी सरकार में नहीं लिया है ना। जबकि बिहार में बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, मतलब उसके मुकाबले शून्य पार्टियां हैं, उनके लोग वहाँ पे हैं। यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी के मंत्री हैं। शिंदे के मंत्री नहीं बने और अजित पवार के भी मंत्री नहीं बने। तो मेरे ख्याल से ये बार बार चल रहा है कि क्या समझौता हो सकता है। अगर दोनों एनसीपी मर्ज हो जाती हैं तो एक ही शर्त में मेरे ख्याल से मर्ज होंगी कि सुप्रिया पवार केंद्र में मंत्री बने। इसकी चर्चा एक अरसे से चल रही है और मेरे ख्याल से वहाँ पर चाहते हैं कि दूसरे भी लोग हैं एनसीपी में, आप जानते हैं बड़े नेता बैठे हुए हैं जो अपना मंत्री पद पाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो खेला है ना, वो जो शरद पवार अब कहीं ना कहीं हताश से हो गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते। वो अब उतने उत्साह उनमें दिखता नहीं है उस तरह का। तो वो उन्होंने हताशा दे दी है, अपने दूसरी पीढ़ी को दे दिया। दूसरी पीढ़ी चर्चा में लगी हुई है। उनका जो भतीजा है वो बार बार चर्चा करने जा रहा है अजित पवार के घर तक। रोज की ये स्थिति बन गई है लगभग। रोहित पवार जा रहे हैं लगातार, ये हम नोट कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें जो हो रही हैं, शरद पवार ने छोड़ दिया अपनी अगली पीढ़ी पे। अगली पीढ़ी को दिख नहीं रहा है कि शरद पवार की तरह वो पार्टी चला पाएंगे। तो उनके पास फिर मर्ज होना है कहीं ना कहीं, या तो बीजेपी में मर्ज हों, कांग्रेस में मर्ज हों, या अजित पवार मर्ज हों। तो वो अजित पवार का मर्जर जो है उनके लिए शायद बेहतर होगा, ये परिवार के लिए होगा। अब कार्यकर्ता अपना अपना रास्ता खोजेंगे। ये स्थिति आज की डेट में शरद पवार अक्सर अपनी पार्टियां बनाते बिगाड़ते रहे। वो फिर लड़े कांग्रेस के खिलाफ, फिर आके शामिल हो गए, अपनी पूरी पार्टी को मर्ज कर दिया उन्होंने कांग्रेस में। उन लोगों का क्या हुआ होगा जो उस समय लड़े होंगे कांग्रेस से, टूथ एंड नेल जो लड़े होंगे। उनके खुद के रिश्तेदार एनडी पाटिल जैसे लोग बड़े अच्छे तरह से नहीं याद करते इस अचानक मझधार छोड़ देने को। तो वो शरद पवार एक दिग्गज और कद्दावर नेता हैं, देश के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो वो उनका जो खेल है, ये कहीं ना कहीं वो खेल समेटता दिख रहा है और शरद पवार उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब इनके लिए इस समय पिछली बार लड़े हैं वो, और आपको देखा लड़ाई का स्थिति कैसी रही। वो लड़ाई एक बूढ़ा सा आदमी, कमज़ोर सा आदमी, शारीरिक रूप से परेशान आदमी किस तरह लड़ा इस उम्र में लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई लड़ती ना नगर पालिका में दिखाई पड़ी है। सर प्रचार भी नहीं किया। लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि वो स्थानीय चुनाव में शामिल नहीं होते शरद पवार अक्सर।
नहीं, ऐसा तो अब कहने का बहाना है ना। इसके पहले भाई साहब महानगर पालिकाओं में मैंने सैकड़ों बार उनको प्रचार बिल्कुल, करते देखा। बिल्कुल। हर महानगर पालिका में उन्होंने प्रचार किया भाई साहब। तो तो पहली आप बार भी ये मान रहे हैं कि संकेत है कि हाँ, अभी शरद पवार इसमें एनडीए में आ सकते हैं? जी, अभी जो अनुराग जी ने कहा उसको मैं थोड़े से एक और कदम आगे ले जाऊंगा। राजनेता जो भी कोई फैसला लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास एक हाथी पे बैठे हुई दृष्टि, विहंग दृष्टि जिसे कहते हैं, वो होती है। ये क्यों हो रहा है? नंबर 1, शरद पवार की उम्र 85 के आसपास पहुंच गई है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात जो कि एक भविष्यवाणी के रूप में भी मैं क्या करना चाहूंगा, 2 अप्रैल 2026 को शरद पवार की राज्यसभा खत्म हो रही है। अच्छा, 2 अप्रैल 2026 के बाद वो अकेले अपने दम पे अब राज्यसभा नहीं जा सकते क्योंकि उतना नंबर महाराष्ट्र की विधानसभा में है नहीं। अगर उन्हें जाना है तो उन्हें उद्धव ठाकरे को मनाना पड़ेगा, सोनिया गांधी को मनाना पड़ेगा। सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे संख्या में इनसे ज़्यादा है। उनको मानना पड़ेगा कि शरद पवार जैसा एक कद्दावर नेता राज्यसभा में जाना चाहिए और उसके लिए बनिस्बत अपने कार्यकर्ता नेताओं की बलि देनी होगी, तब जाकर शरद पवार राज्यसभा पहुंच पाएंगे। ये नहीं हो सकता। अगर ये करवाना है फिर भी तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का समर्थन लगेगा। बीजेपी तो किसी भी हाल में शरद पवार को राज्यसभा भेजेगी, ऐसी स्थिति में आज नहीं है। तो क्या किया जाए? नहीं, स्थिति में नहीं है, लेकिन पता नहीं उसका जैसे ये 20 वही हाँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो क्या किया जाए? पर फिर पवार एक बार एक ही समय में 4 जगह हाथ डालते हैं ना। पहले वो मोदी जी के साथ अपना जो लगाव है उसे बनाएंगे, उन्हें एक ऐसा आभास तैयार करेंगे कि हम सारे सांसद, आप याद करिएगा इस समय लोकसभा में शरद पवार के पास अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा सांसद है। अजीत पवार के पास एक ही सांसद है, शरद पवार के पास ज्यादा है। दिल्ली की राजनीति में नीतीश अगर थोड़े भी इधर उधर हो गए तो जो संकट पैदा होगा उसकी मदद के लिए शरद पवार एक भरोसेमंद साथी है केंद्र की भाजपा की सरकार के लिए। तो जितना हो सके उनको, तो कम है ना, कम है संख्या में, कुछ ना सही कुछ तो सही। इस कहानी में वो साथ में ले सकते हैं। कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? अब कहाँ बोल नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। एक सारे ऑप्शंस वो भी तो देखते हैं हमेशा से। जैसे एकनाथ शिंदे थे साथ में, अच्छी पर्याप्त संख्या थी, फिर भी अजीत पवार को लाया, हर एक का ऑप्शन तैयार होना चाहिए राजनीति में, ताकि कोई ब्लैकमेल ना करे। गजब का खेल है। तो शरद पवार एक समय इनको फुसलाएंगे कि मैं आपके साथ आता हूं, दूसरी तरफ वो अजीत पवार को कहेंगे कि मैं अपनी पूरी ताकत तुमको देता हूं ताकि परिवार बना रहे। और कहीं ना कहीं अगर वो रिटायर नहीं हो रहे हैं तो ये खेल चलेगा। अब अगर रिटायर होने की बात करें तो शरद पवार अगर रिटायर होने जा रहे हैं तो 2 अप्रैल 2026 ये उनकी पॉलिटिकल करियर का आखिरी दिन होगा। सबसे लंबी पारी उन्होंने खेली है महाराष्ट्र और देश की राजनीति में। इसके बाद वो अपनी बेटी को हमेशा से चाहते थे कि वो सत्ता में बने। 4 बार की सांसद, एक बार भी मंत्री नहीं बनी है सुप्रिया सुले। वो कभी भी अजीत पवार के साथ जाना नहीं चाहती। तो अब जो गुट है, जो शरद पवार का गुट है, उसमें 2 फाड़ है। सत्ता में ज्यादा देर तक रहे लेकिन अब सत्ता से दूर, और वो अजीत पवार के साथ जाने वाले, ये एक फाड़ है। और दूसरा है सुप्रिया सुले का, जो कभी भी अजीत पवार के साथ खुले दिल से जाना नहीं चाहती, जो पुणे में हो रहा था। पुणे का गठबंधन सुप्रिया सुले के दिल से हुआ गठबंधन नहीं है। अच्छा, वो शरद पवार का प्रस्तावित गठबंधन है और रोहित पवार के आगे बढ़ के किया हुआ गठबंधन है, जो अभी का लब्बो लुबाब दिख रहा है। शरद पवार एनडीए में आते हैं तो सुप्रिया सुले कहाँ जाएंगे? सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएंगी। हाँ, तो मतलब आना तो पड़ेगा। वही है। और जो कहानी अभी दिख रही है, जैसे कि अर्थसंकल्प के बाद बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव के बाद यानी अप्रैल के बाद ही फिर से वही गणित, अप्रैल बहुत अहम महीना होने वाला है महाराष्ट्र और देश की राजनीति में। बंगाल का चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होने जा रहा है। और वो फेरबदल गुणवत्ता के हिसाब से और युवा उम्र, इन तमाम हिसाब से होगा और बहुत ही ब्लडबाथ जिसे कहेंगे, बहुत ही नृशंस तरीके से होने वाला है। और उसमें कोई भी किसी के भी साथ जाके बैठा हुआ आपको दिखेगा। और ये कहानी जितनी राजनीति के है, हमेशा से हमें पूरी पवार फैमिली को राजनीति के अलावा भी देखना होगा कि ये परिवार नहीं है, ये एक कॉरपोरेशन है। अच्छा, हाँ, ये एक संपूर्ण तरीके से संपत्ति को बढ़ाने वाला कॉरपोरेशन है। और इनके लिए संपत्ति एक मक्खन की तरह है। अगर ये शीतकालीन किसी भी अवस्था से दूर चले जाएंगे तो मक्खन पिघलना शुरू हो जाएगा। और सत्ता इनके लिए शीतकालीन अवस्था है। लेकिन उस कॉरपोरेशन में एक तरह से सहकारिता है जी, जो साथ में लोग हैं जी, वो पर्टिकुलर उस एरिया को भी ले सकते हैं, बारामती या जो भी,
उनका भी साथ में विकास होता है। हाँ। सबको साथ में लेके चलने वाला, ये तो वही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, वो वही, तभी तो वो गुरु है ना। हाँ, अच्छा। तो यहाँ की कहानी में पवार अपनी पारिवारिक फैमिली को बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं और उसके हिसाब से उस संपत्ति को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आज की तारीख में अजीत पवार सत्ता में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके हजारों करोड़ की संपत्ति है। उस हजारों करोड़ की संपत्ति का संरक्षण कैसे होगा? वो सत्ता में जाने से ही होगा। सत्ता में नहीं जाएंगे तो उस संपत्ति के लिए तो एक प्रश्न चिन्ह कभी भी बन सकता है। इस सब के लिए राजनीति है, राजनीति से सत्ता है, सत्ता से संपत्ति है, संपत्ति से फिर से सत्ता है। इस सूत्र को बांधने के लिए ये चलते रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें हाँ। थोड़ा और सुलझाएंगे आप थोड़ा उलझे हुए गार्ड। थोड़ा सा मैं उसको जरा बात करूं। लेकिन काफ़ी कुछ सुलझा चुके हैं नहीं वैसे। सुलझा जो नहीं वो मेरे ख्याल से प्रसाद जी शरद पवार और अजित पवार को एक तरह से एक तराजू में नाप रहे हैं और अच्छा। इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, शरद पवार ने बहुत लंबा संघर्ष किया है ज़िंदगी में, महाराष्ट्र में और देश में भी इस तरह बिना सत्ता के बाहर रह के जितने दिन शरद पवार ने अपनी पार्टी चलाई है और उसको बार बार पैदा किया, 60-70 सीटें हर बार वो ले आए अपने बूते पर, बाहर रह कर भी कांग्रेस से वो बाद में के दिनों में जुड़े हैं, है ना। वो लिटरली पता नहीं क्यों चले आए कांग्रेस में, उनको नहीं आना चाहिए था फॉर दैट मैटर, और बड़े कद्दावर आदमी होते वो, है ना। तो वो मैं इन सब चीज़ों का साक्षी रहा हूँ। तो शरद पवार एक तरह का, शरद पवार में संघर्ष करने का मादा था। अजित पवार एक सब कुछ प्राप्त, जिनको सोने के लोटे में चम्मच में सब कुछ मिला है और वो एक तरह का पैसे में लोल रहे हैं और लोगों को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कार्यकर्ताओं को दो कौड़ी का समझ काम करना शुरू कर देते हैं। काम तो बहुत वैसा करते हैं। देखिए, वैसा काम तो करना ही पड़ता है ना वहाँ रहने के लिए। बिना नहीं तो बहुत से नेता हैं जो 11 बजे उठते हैं, काम नहीं करते। ठीक, वो 11 बजे उठ के अगर ठीक ठाक काम करता है, एक नाथ शिंदे रात को सोते ही नहीं है लिटरली, है ना। तो वो अलग तरह का टाइमिंग की बात है भाई साहब। आप 6 बजे उठ जाएं तो वो ज़्यादा आप बेहतर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। शरद पवार से सीखें हम। शरद पवार सुबह 5 बजे नहा धो के तैयार हो जाते हैं, तो उनसे मिलने का सबसे अच्छा समय होता है वो, अगर लोग उनको जानते हैं। तो वो शरद पवार ने बहुत लंबा संघर्ष किया और अपना बूते पर अपना हिसाब किताब रखा है। आज एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता महाराष्ट्र का, उम्र से ज़्यादा परिवार के विघटन से, चीज़ों से हताश हो गया है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत संघर्ष लंबा। शरद पवार ने जितनी यात्राएं की हैं, किसी नेता ने महाराष्ट्र में इतनी यात्राएं नहीं की हैं भाई साहब, और कर भी नहीं पाएगा भाई साहब। इतना बड़ा वोट है भाई साहब। शरद पवार को जो हमने देखा है, शरद पवार कहीं ना किस्म के पॉलिटिशियन है, इसका भी उपयोग कर लेते हैं, उसका भी उपयोग, ये तो उनमें है ही है भाई साहब, ये तो है ही है। लेकिन अगर संघर्ष की कमी नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, और आरामदेह शरद पवार रहे हों, ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी उनको कई बार IPL और इन चीज़ों को देखते हैं तो शरद पवार को ऐड कर देते हैं। शरद पवार एक अलग तरह का, वो एक विसंगतियों का एक जाल भी है शरद पवार, ठीक है ना। विसंगति है भाई साहब, है ना। मैंने खुद भ्रष्टाचार को लेकर के जितने आरोप शरद पवार पे लगाए हैं भाई साहब, खैरनार का इंटरव्यू पहले बार मैंने किया उनके खिलाफ लिटरली, तो मैं उस आदमी को मैंने नुकसान भी पहुंचाया है, ठीक है, तो मैं जानता हूं। लेकिन नुकसान पहुंचाने के बावजूद मुझे कुछ चीज़ें तो लगती है ना शरद पवार के बारे में। शरद पवार जैसा नेता, ऐसी समझ रखने वाला नेता है, जैसी बारीक समझ रखने वाला, महाराष्ट्र के और देश के उद्योग घरानों की समझ रखने वाला, मेरे ख्याल से मोदी जी से ज़्यादा बेहतर समझ देश के उद्योग घरानों की शरद पवार रखते हैं आज की डेट में। दूसरा आप नेता देश में खोजने जाइए वैसे, आज अर्थतंत्र को, है ना, ग्रामीण कृषि, इसके विषय को समझने वाला देश के दोनों, मतलब सोचिए उद्योग जगत, ये जगत, सांस्कृतिक जगत भाई साहब, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता के साथ शरद पवार जिस तरह जुड़े। अजित पवार तो भाई साहब कहीं दिखते भी नहीं भाई साहब, उनको संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो या उनकी पुत्री भी नहीं दिखाई देती। शरद पवार ने कितने साहित्यकारों को भाई साहब विधान परिषद, राज्यसभा, और उनके साथ शरद पवार का वाचन की समझ, है ना, उनका आज भी वो जितना पढ़ते लिखते हैं भाई साहब, वो एक तरह का वो है। तो शरद पवार को हम एक तराजू पे नहीं नाप सकते। शरद पवार एक विसंगत चीज़ है। वो अगर भ्रष्ट ना होते तो बहुत अच्छा होता, वो ज़्यादा बेहतर होते, इंसान के तौर पे कहीं ज़्यादा बेहतर होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन राजनेता के तौर पर, समझदार व्यक्ति के तौर पर, चीज़ों को समझने वाले तौर पर, उनको कई बार एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया, लेकिन कोई साबित नहीं हुआ उनके आरोप। उतना समझदार वो रह रहे हैं। और एक बात हमेशा से कही जाती है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुर्भाग्यवश कभी मिला नहीं हमें,
ये भी उनके बारे में कहा जाता है। अगर वो सही होते, जैसे आपने कहा, अगर बस ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आप समझे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए एक गुण जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ईमानदार होना है ना। देवेगौड़ा, गुजराल, इनमें बाकी क्या गुण थे भाई साहब, ये भारत के प्रधानमंत्री बने, इनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मैटर, ईमानदारी, सच्चाई, विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी होती है। शरद पवार इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनकी विश्वसनीयता का अभाव था। विठ्ठलराव गाडगिल तो बहुत मजाक में कहते थे, हम लोगों से कहते थे कि शरद पवार जैकेट पहनते हैं है ना, इसमें एक अलग लिस्ट रखते हैं, उसमें एक अलग लिस्ट रखते हैं, 4 लिस्ट, और सबको बता देते हैं निकाल के लिस्ट की मैं तुम्हारे तरफ हूँ। तो भाई साहब शरद पवार में ये जो चीज़ें हैं, उनके अपने लोगों के साथ भी वो कई बार घात कर जाते हैं। ये चीज़ों का बहुत सारे गड़बड़ियाँ हैं भाई साहब। शरद पवार कोई ऐसा दूध का धुला नेतृत्व नहीं है, लेकिन उस आदमी बिना इतने लंबे समय राजनीति में टिके रहना, इतने पीढ़ियों तक, इतने समय तक भाई साहब, और अपना रिलेवेंस बना के रखना, ये बात अलग है कि वो सत्ता नहीं पा सके। महाराष्ट्र की कभी सत्ता उन्होंने नहीं बदली। बाकी राज्यों में लोग इनसे कम से कमज़ोर लोग मुख्यमंत्री बन गए अपने बूते पर। शरद पवार में ये संभव नहीं हो पाया। शरद पवार अपने लिमिटेड एडिशन में रह गए। वो आज भी अगर शरद पवार फिर से अगर जीना चाहें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दूसरे पार्टियों के समर्थन पे बने हैं, अपने बूते नहीं बने भाई साहब। कभी भी अपने बूते जीत करके मुख्यमंत्री बने हों भाई साहब शरद पवार, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ बन गए या पूरे के पूरे एनडीए को साथ ले लिया था, उस समय का एनडीए जो कहलाता था, वो शरद पुलोद, वो शरद पवार का वो खेल है। शरद पवार एक विसंगतियों का एक बहुत बड़ा जाल है मुझे लग रहा है, लेकिन वो अच्छा बुरा दोनों है उसमें। मेरे ख्याल से उसको ठीक से विश्लेषित कर पाना और उनके अगली पीढ़ी से उनको नापना, मेरे ख्याल से कहीं नहीं टिकते। ना अजीत पवार टिकती है, ना उनकी पुत्री सुप्रिया टिकती है उनके मुकाबले। उनमें सारे दुर्गुण हैं और गुण का फिर वापस स्थिति नहीं बनती, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। उसको अजीत पवार निश्चित तौर पे, अजीत पवार की पार्टी एक कॉरपोरेशन है, ये बात सही है। अजीत पवार की पार्टी एक तरह का कॉरपोरेशन है, डाउन द लाइन उसमें कुछ नहीं है, उसमें कहीं वैचारिकता का कहीं दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि अजीत पवार में विचार नहीं दिखते। वो सत्ता, लालसा, उसको पाने के लिए कुछ भी करना, और यही सब कामकाज है, दिन भर का यही खेला है, तो वो दिखता है। लेकिन इसके तो पहले जो जितने नेता है पार्टियां बदल रहे हैं, सब यही कर रहे हैं जो बीजेपी में आने कि हम विकास के लिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इसमें जी हाँ, उस पर मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन इस पर एक चीज़ आपको मुद्दे को जोड़ूंगा। देखिए, जो सारे कॉम्बिनेशन बने हैं ना, उसमें आप शरद पवार के कॉम्बिनेशंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पवार का डीएनए कांग्रेस विरोध है। अच्छा, पवार का डीएनए गांधी विरोध है, इसको भूलना नहीं है। वो रहते हैं उनके साथ है। गांधी विरोध अभी की गांधी, सोनिया अभी का नहीं, इंदिरा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी गांधी ने शरद पवार के गुरु का जो अपमान किया है वो भूले नहीं है। और इसलिए अगर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गांधी विरोधी, सबसे बड़ा कांग्रेस विरोधी कोई है तो असलियत में शरद पवार तो कांग्रेस में रहे हैं, बिल्कुल वो वहीं रहते हैं और वहीं विरोध करते हैं। आप बताइएगा, जो बाला साहब ठाकरे की पहली सरकार बनी किसके बनस्बत बनी? वो तो शरद पवार ने सबसे ज्यादा निर्दलीय खड़े कर दिए, उनका समर्थन एक मुश्त दे दिया, तभी जाके तो पहली बिगैर कांग्रेसी सरकार बनी महाराष्ट्र में। तभी से तो एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में उदय हो गया। शरद पवार इस बार में लिखा है अपनी बिल्कुल, अपनी पहली लिखा है कि नरसिम्हा राव ने मना कर दिया था सरकार बनाने से, और इसी के साथ क्यों इंस्ट्रक्शन दे दिया था उन्होंने अपने निर्दलियों का गणित। शरद पवार उसके पहले वाली सरकार भी 11 निर्दलियों की बदौलत चल रही थी कांग्रेस, शरद पवार की सरकार। तो वो बाद में अगली जब सरकार बनाने की वो ले आए थे अपनी संख्या, उनको बोलते हैं मेरे 40 निर्दलीय थे, शरद पवार ने खेला पूरा कर दिया था। वो इस बात को कहते हैं, कितना सच कितना झूठ उन्होंने लिखा है अपनी, क्योंकि वो नरसिम्हा राव ने मना कर दिया इतनी बड़ी संख्या में निर्दलियों को खड़ा करके सरकार, तब को जाके शिवसेना की सरकार बनी। और तभी एकमात्र मुद्दा नहीं है, दूसरी बीजेपी की सरकार भी शरद पवार के बदौलत बनी है। देवेंद्र फडणवीस को बिना मांगे समर्थन शरद पवार ने दे दिया था। तो भाजपा की सरकार 2 बार बनाने के लिए शरद पवार ने काम किया। आप इस बात को कभी मत भूलिए, जब भी आप शरद पवार के बारे में राजनीति में बात करेंगे, वो मूलतः गांधी विरोधी और मूलतः कांग्रेस विरोधी है। अब वो आप बताइए, मुंबई की बात जैसे 2019 में जब अचानक से सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ले ली, तो शरद पवार ही थे जिन्होंने कि वापस अपने विधायकों को बुलाकर सरकार बनने नहीं दी। बिल्कुल, उस समय की कहानी आप ध्यान करेंगे। 2014 में शरद पवार ने क्यों समर्थन दिया? इसलिए दिया क्योंकि उस समय अगर शरद पवार समर्थन नहीं देते तो नेता विपक्ष के रूप में बड़ी संख्या कांग्रेस की थी, उन्हीं के हाथ में कुछ नहीं आने वाला था, थाली खाली रहने वाली थी।
2019 में आंकड़ा बदल गया है। 2019 में कांग्रेस कम है, पवार ज्यादा है। जब वो खुद ताकतवर होते हैं तो अपना फायदा देखते हैं, जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो कांग्रेस की जड़ें काटते हैं। ये राजनीति अभी भी देखिए ना, मुंबई में वो घोर कांग्रेसी समर्थक अगर होते तो कांग्रेस और अंबेडकर के साथ चले जाते, गए नहीं गए, वो ठाकरे के साथ चले गए। ऐसी अलग अलग जगहों पे वो केवल और केवल अपनी मैं थोड़ा सा फिर इसमें एक बार एक रिपेयर करता हूँ, फिर थोड़ा सा रिपेयर, थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें। आप इसको जैसे क्यों नहीं देखते कि शरद पवार महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ते हैं, केंद्र के खिलाफ। केंद्र का जो शासन है वो महाराष्ट्र की अस्मिता को नहीं जानता, और महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ केंद्र ने पहले भी अन्याय किया है और हमेशा करता आएगा। मतलब लिटरली महाराष्ट्र की आज भी हो रहा है ना, लिटरली मुझे मेरा मानना। तो शरद पवार वो लड़ाई लड़ते रहे, वो सरकार तोड़ी थी। तो आपको पता है नासिकराव त्रिपुरे नाम के सज्जन थे उप मुख्यमंत्री, जो रोज़ अपमानित कर रहे थे वसंत दादा पाटिल को। शरद पवार गृह राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री थे वसंत, गृह राज्य मंत्री, लेकिन वो रोज़ उस अपमान को देख रहे थे। मैं उसका साक्षी रहा हूँ। मैं छोटा था बचपन में, लेकिन राजनीतिक मेरा परिवार का हिसाब किताब तब चल रहा था। मैं बहुत करीबी से इसको देख रहा था। रोज़ अत्याचार, रोज़ अन्याय, रोज़ दादागिरी, रोज़, है ना। शरद पवार ने उसके खिलाफ, है ना, बगावत की। एक कम बहुत उस समय 38 की उम्र में वो पहली बार बन गए मुख्यमंत्री, बहुत कम उम्र का, तब तक उस उम्र तक का कोई मुख्यमंत्री बना भी नहीं था। तो वो उन्होंने अपने बूते पर लड़ाई लड़ी, महाराष्ट्र की अस्मिता की वो लड़ाई थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता कई बार देश की अस्मिता से टकराती है। वो देश की अस्मिता महाराष्ट्र की, वो उस स्तर पर उनके रिश्ते वो सौम्य रखते हैं, सहज रखते हैं। वो कोई भी दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करते। राजनीति में सारे ऑप्शन खुले रखते हैं। वो मोदी जी के घर में बड़े प्रेम से चले जाते हैं सवेरे चाय पीने, और दो शाम की चाय सोनिया गांधी के साथ पी लेते हैं। ऐसा देश में कोई और नेता भाई साहब होगा भी नहीं, है भी नहीं भाई साहब इस समय। आज की डेट में एक ही शरद पवार हैं लिटरली। तो वो अपनी राजनीतिक खेल करते हैं, ये बात सही है। तो वो उसको एकदम से विलन के तौर पर प्रोजेक्ट करना, है ना। मैं ये नहीं मानता शरद पवार पूरी तरह विलन है, ठीक है ना। इतना मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं कई बार ऐसा प्रोजेक्शन दो तरह। शरद पवार की प्रेमी है महाराष्ट्र की राजनीति में, पत्रकारों में तो बहुत शरद पवार की प्रेमी है, गजब के की हर चीज़ के लिए वो कह देते हैं भाई साहब ये सब शरद पवार करवा रहे हैं। और वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि शरद पवार सब खेले नहीं करवा रहे हैं, ये सब वो भी करवा रहे हैं। अपनी पार्टी के सत्यानाश भी वो खुद ही करवा रहे हैं। आज बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे एक ऐसा वर्ग है। दूसरा वर्ग ऐसा भी है पत्रकारों में जो शरद पवार को हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता है। आज शरद पवार की रेलेवेंस ख़त्म हो गई है ना। पर वो खेल में रहे हैं, और खेल में शायद अब खिलाड़ी को रिटायर हो जाना चाहिए था। शरद पवार को मेरे ख्याल से राजनीति से कम 2-4-5 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। उनकी दुर्गत नहीं होती आज की डेट में। वो उनको अपनी स्थिति आज भी, वो अगर अब रिटायर हो रहे हैं, प्रसाद काते जी ने कहा कि अप्रैल में रिटायर वो हो ही जाएंगे राजनीति से, कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है उनको। मेरे ख्याल से समय आ गया है कि शरद पवार जी को 5 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए थे। मेरे ख्याल से वही समय था 2019 के आसपास। उन्होंने उस बारिश में भीग के जो उन्होंने भाषण दिया, उसी से तो उनका लगा कि फिर से उदय हो गया है। लेकिन आप इस बात को भूलिए मत, ये नैरेटिव है जिसमें आप फंस गए। माफ करिए, मैं खुल के कहूंगा, बारिश में भीगने के बावजूद जीत नहीं सके। सत्ता में आने के लिए बलपूर्वक संख्या बल बढ़ गया, संख्या बल उतना नहीं बढ़ा जितना सत्ता में आए। सर्वाइव तो ये नैरेटिव है, किसी तरह सर्वाइव कर गए। तो ये नैरेटिव है कि बारिश में भीगे तो फायदा होगा। सारी राजनीति पूरी नैरेटिव का खेल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये जो हम देख रहे हैं गठबंधन का घालमेल, ये दरअसल घालमेल नहीं है, ये खेल है, और इसमें भविष्य की राजनीति छिपी हुई है। बातचीत से तो फिलहाल यही नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपने विचार रखे, और एक शरद पवार जैसी शख्सियत के बारे में इतनी महीन बातें, इतनी बारीक तरीके से आप लोगों ने बातें की है। उनका कितने उनके स्वरूप हैं, कितने उनके चरित्र हैं, वो आप लोगों ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।